हॅलो हॅलो माझ्याकडे बरोबर 11 वाजता आहेत आपण किंवा 1 मिनिट वर झालेला आहे. सॉरी फॉर दॅट. आपण सुरू करून घेऊ कारण सायन्स फोरमचं पहिल्यापासूनचं बरोबर आहे सर. सायन्स फोरमचं पहिल्यापासूनचं एक तत्व आहे की वेळेवर प्रोग्राम सुरू झाला पाहिजे. डॉक्टर कर्नाले आणि गोपटे सर यांनी या संदर्भात आम्हाला एक कथा सांगितली होती त्यावेळेस. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन हे दोघंच असताना रिसिव्हर आणि ट्रान्समीटर दोघंच असताना गीता ही झालेली आहे आणि त्याच्यानंतर मग त्याचा फायदा बऱ्याच लोकांनी घेतलेला आहे. तसं आपलं पण आपण हे रेकॉर्डिंग आता करतच आहोत. बघूया पुढे काय होतं ते. तर प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र वडनेरे सरांची सरांचा मी थोडक्यात परिचय करून देतो. सर पदार्थ विज्ञान मध्ये BSc आणि MSc ही पदवी देखील झालेली आहे. त्याच्यानंतर ते PhD 1990 मध्ये IIT बॉम्बेमधून त्यांनी PhD केलेली आहे. ते काही काळ आपल्या HPD RYK कॉलेजमध्ये लेक्चरर म्हणून होते 1-2 वर्ष आणि त्याच्यानंतर ते यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ येथे रीडर म्हणून रुजू झाले. 2000 पासून निवृत्तीपर्यंत म्हणजे 2021 पर्यंत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत. तसेच 100 पेक्षा अधिक कौशल्य प्रदान शिक्षण क्रमाची निर्मिती आणि विकसन या 100 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रमाचं डिझाईन त्यांनी केलेलं आहे मुक्त विद्यापीठामध्ये. विज्ञान शिक्षण आणि संप्रेषण कम्युनिकेशन या विषयात 8 विद्यार्थ्यांकरता PhD मिळवलेली आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि 40हून अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शोधनिबंध प्रकाशित केलेले आहेत. ही सरांची थोडक्यात ओळख झाली. मला जस्ट पर्सनल ओळख करून द्यावीशी वाटते माझ्या दृष्टीने. आम्ही क्लासमेट आहोत. सर माझे PhDचे गाईड आहेत. क्लासमेट असतानाचे 1-2 किस्से मला एखादाच किस्सा सांगतो मी. आम्हाला क्वांटम मेकॅनिक्स खूप आवड जायचं. गोखले सर होते. MSc असताना मला ते शेवटपर्यंत कळलं नाही. मी इंडिव्हिज्युअल लेवलवर बोलतोय आणि वडनेरे सर 4 तास दररोज गोखले सरांची गप्पा मारायची. नंतर MSc झाल्यावर कधीतरी आम्ही गोखले सरांचं कॉमन मॅन करता लेक्चर ठेवलं होतं पोस्टॉन वगैरे वगैरे याच्यावर. इतकं सुंदर लेक्चर झालं आणि तेवढंच लेक्चर मला त्यांचं कळलं. खरं सांगतो म्हणजे फॅक्ट आहे. अजून थोडीशी डीप ओळख करतो. किती योग्य आहे मला माहिती नाही. एका माणसाला मी ओळख करून देताना सांगितलं की सर माझे काय विसरलो शब्द मी काहीतरी साधू आहे. एका माणसाला ओळख करून देताना सर माझी साधू आहे. तो म्हणे अहो साधू तर मीच आहे तुमचा. नाही म्हणतो व्याही आहे. सर माझे व्याही आहे. हे अजून थोडंसं कितपत योग्य मला माहिती नाही पण बाकीचे लोक येतात त्याच्या आत वगैरे. म्हणजे माझी सून ती अमेरिकेमध्ये PhD करते आहे. पर्टिक्युलरली न्यूट्रॉन रिमूव्हर वगैरे याला जास्त माहिती आहे. ठीक आहे. नंतर तिला पेपर पाठवायला सांगितलं एवढ्यातच. तिने पाठवला. मी कधीतरी तिला MSc मध्ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स शिकवलेली डायग्राम दिसली. म्हटलं अरे आपल्याला सगळं समजेल वगैरे वगैरे. काहीच समजलं नाही. तर मग ती आता रविवारी म्हणजे उद्याच जस्ट एक प्रेझेंटेशन देणार आहे. हातवर लिंक पाठवायची की नाही ठीक आहे पण याला समजेल मला काही समजणार नाही वगैरे वगैरे. तर त्या प्रेझेंटेशन ते सक्सेस झालं आणि अमेरिकेमध्ये तिला जे लागणारं पुढचं इन्स्ट्रुमेंट आहे ते नाही आहे. तर ती त्याच्यानंतर इंग्लंडला जाणार त्या इन्स्ट्रुमेंट करता काही दिवसाकरता. जस्ट एक सांगितलं. मी या दृष्टीने सांगतोय की आपल्यामध्ये खूप डीप लेवलचे लोक आहेत. त्याचा आपण जास्तीत जास्त फायदा करा एवढंच माझं उद्देश. बाकी काही धन्यवाद. सर सुरू करा.
थँक्यू. फक्त माझी विनंती असेल की हे 2 लाईट्स ऑफ केले तर माझी रिकॉर्डिंग चांगली होईल. कारण आपण हे जे सगळे चर्चासत्र जे होत आहे ते आपण रेकॉर्ड करतो ऑफलाईन. गेल्या वर्षी आपण ऑनलाईन केली होती, म्हणजे एकूण ट्रान्सलेट करून ते यूट्यूबवरती डायरेक्टली जात होतं, पण त्याच्यामध्ये व्हिज्युअल इतके चांगले येत होतं, व्हिडिओ क्वालिटी चांगली नव्हती, म्हणून आपण यावर्षी ऑफलाईन करतो. थँक्यू. मला खूप छान पद्धतीने इंट्रोड्यूस केलं आहे यांनी पर्सनल लेवलवरती आणि ॲज वेल एज प्रोफेशनल लेवलवरती. फक्त मी एक सर्वांच्याच आणि पर्टिक्युलर प्रवीणच्या हिशोबाने मी सांगतो, जेव्हा मी सायन्स फोरममध्ये असतो तेव्हा मी फक्त सायन्स फोरममध्ये असतो, जेव्हा मी घरी त्यांच्याबरोबर असतो तेव्हा मी फक्त घरी असतो. तिकडे सायन्स फोरम येत नाही, तिकडे आमचं घरचं नातं येत नाही. तर त्या हिशोबाने मी कधी वागत असताना ते कंपार्टमेंटायझेशन करूनच वागतो आणि मला ते सोयीचं जातं आणि इतरांना सुद्धा ते सोयीचं जातं. एनिवे, आपण आता सुरुवात करूया. आम्ही जेव्हा ह्या प्रोग्रामची जेव्हा आयोजन करत होतो, त्याची जेव्हा कसं मॅनेज करायचं याच्याबद्दल आम्ही 3-4 मीटिंग घेतल्या प्रवीण सरांबरोबर. त्याच्यामध्ये एक प्रश्न असा होता की कुठली भाषांमध्ये बोलायला पाहिजे किंवा आपले जे ग्राहक वर्ग ते नेमकं काय आहे. तर एक असं होतं की बुवा पुष्कळचे लोकांना इंग्लिश मिडियमचे असते, म्हणजे जवळजवळ 100%, कारण जास्त तर शाळांमध्ये सेमी इंग्लिश असते, जिकडे सायन्सचे सब्जेक्ट असतात ते इंग्लिशमध्ये शिकवले जातात आणि बाकीचे सब्जेक्ट असतात त्या याच्यात असतात. पण सायन्सचे सब्जेक्ट शिकवले जातात, त्याच्यामुळे इंग्लिश सगळ्यांनाच शक्य व्हायला पाहिजे. पण काही लोकांना इंग्लिशचा प्रॉब्लेम असतो, मग ते मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये बोलतात. तर मी फॉर्च्युनेटली और अनफॉर्च्युनेटली मी तिन्ही लँग्वेजमध्ये इक्वली गुड और इक्वली बॅड आहे. त्याच्यामुळे मी आय विल टेक लिबर्टी टू स्पीक आयदर इन हिंदी और इंग्लिश और मराठी. मी लहानपणी 3 वर्षाचा असताना आम्ही UPमध्ये गेलो होतो. फॉर 14 years I was in UP. So all my schooling till 12th, even in science subject, was in Hindi medium. So I am conversant with Hindi. हिंदी मला मराठीपेक्षा जास्त येते. मी मराठीची स्कूलिंग माझी झालीच नाही आहे, त्याच्यामुळे मराठी बोलताना कदाचित तुम्हाला समजेल मला काय बोलायचं आहे, पण तुम्हाला कदाचित कुठेतरी व्याकरणामध्ये किंवा कुठेतरी काहीतरी कानाला अखरेल, तर त्याची मी क्षमा आत्ताच मागतो. हिंदी माझी कदाचित इतकी वेगळ्या प्रकाराची आहे, कारण मी UPमध्ये शिकलेली आहे, त्याच्यामुळे कदाचित तुम्हाला तिकडे पण थोडंफार अखरेल, त्याचीही मी क्षमा मागतो. इंग्रजीमध्ये मी बोलत नाही, ते सोडून करतो. कारण हिंदीमध्ये आता शिक्षा हा शब्द जो वापरला जातो त्याचा अर्थ असतो एज्युकेशन, आणि मराठीमध्ये शिक्षा हा शब्द जेव्हा वापरला जातो त्याचा अर्थ असतो पनिशमेंट. अनफॉर्च्युनेटली आपण आपल्या वर्तनाने कधी कधी तो शिक्षा आणि या दोन्ही शिक्षांमध्ये मिक्सिंग अप करून टाकतो. मराठीमध्ये ज्याला आपण एज्युकेशन म्हणतो की आपल्याला कधी कधी शिक्षा वाटायला लागते. बट एनिवे, दॅट्स जोक अपार्ट. तर आपण आता आपल्या कामाला सुरुवात करूया. गेट बॅक टू अवर टॉपिक. मॅथमॅटिक्स कॅन बी फन. मी जेव्हा टॉपिक निवडला होता तेव्हा त्याचा टॉपिक मी असं लिहिलं होतं, कॅन मॅथमॅटिक्स बी फन. बट वेन आय स्टार्टेड प्रिपेअरिंग इट, आय रादर दॅन asking the question, can mathematics be fun? It is an open question. You can say either yes or no. So I'm starting with the emphasis, or rather the assertion that mathematics can be fun. So we will start with this. Importance of math. Mathematics चे काय महत्त्व आहे याच्याबद्दल थोडक्यात मी सांगतो की हे सगळ्यात जास्त फंडामेंटल एक अशी प्रकारची विद्या आहे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग. एक लेडरमॅन म्हणून एक शास्त्रज्ञ आहे, त्यांचे पुस्तक आहे व्हॉट पार्टिकल्स इफ युनिवर्स इज द आन्सर व्हॉट इज द क्वेश्चन. पार्टिकल्स आहे पुस्तकाचं मेन टायटल आहे व्हॉट पार्टिकल्स, त्याच्यामध्ये हिग्स बोसॉनबद्दल बोललेलं आहे. आणि त्याचं सब टायटल आहे इफ युनिवर्स इज द आन्सर व्हॉट इज द क्वेश्चन. त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की मॅथमॅटिक्स इज सो फंडामेंटल that even if the universe were not there, even then maths would be there. Even if there are no particles in the universe, even then space would be there, time would be there, and then therefore the mathematics would be there, geometry would be there, algebra would be there, numbers would be there. Therefore mathematics is one of the most fundamental of the sciences or arts or whatever you want to call it. But it is debatable whether really the science, the space would be there or not, but we don't want to go into those kind of philosophy or building concepts. So it is one of the most fundamental things. It is most fundamental. It is not only applicable to sciences like physics, chemistry and biology or other sciences, it is also applicable to accountancy,
and all other kind of areas where human beings do something. It is perceived to be difficult. कुठल्या पण मुलाला जेव्हा तुम्ही शाळेमध्ये शिकवता तेव्हा आपण हे म्हणतो आपल्याला ही कन्सेप्ट डोक्यामध्ये असतं की हे गणित फार अवघड वस्तू असते. जो मुलगा फार चांगलं गणित करू शकतो, ज्याला मल्टिप्लिकेशन टेबल तोडपाठ आहे, ज्याला मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन ॲडिशन सबट्रॅक्शन खूप छान येत असेल, आपण म्हणतो हा मुलगा फार हुशार आहे. पण व्हॉट एव्हर म्हणजे आपलं बायस इतकं जास्त आहे, ज्याला मॅथ्स समजली त्याला सगळं दुनिया समजली, सगळं जग समजलं, तो हुशारच आहे. त्याच्यामुळे मुलांवरती दडपण येतो आणि मुलं मग कसे वागतात त्याच्याबद्दल आपण पाहणार आहोत. आणि वाय मॅथमॅटिक्स डझंट बिकम फन और हाऊ व्हॉट वी कॅन डू टू मेक इट फन, त्याच्यावरती आपण थोडंसं विचार करणार आहोत, ओवाळाओळ करणार आहोत. इट इज मोर टू डू विथ इमॅजिनेशन दॅन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ सायन्स. जसं आता काल आपण पाहिलं, इकडे आपण लाईफ सायन्सेसवरती 2 लेक्चर्स खूप छान झाले, ते पाहिले. त्याच्यातून तुम्हाला ते जीव दिसले, जंतू दिसले, किडे दिसले, बॅक्टेरिया कसे असतात, त्यांचं मायक्रोग्राफ दिसले, ते ॲक्च्युअली दिसले तुम्हाला, डोळ्यांनी दिसले, त्यांचं रिलेशनशिप तुम्हाला कळाली. पण मॅथमॅटिक्समध्ये तसं नसतं. यू हॅव मोर टू डू, इट इज मोर टू डू विथ द इमॅजिनेशन, बिकॉज इट इज बेसिकली ॲब्स्ट्रॅक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट थिंग्स. जे काही आपण पाहतो, 4 नारळ आहेत, तर ते 4 आपण ॲब्स्ट्रॅक्ट, त्याला आपण जे ॲब्स्ट्रॅक्शन करतो तेव्हा 4 वी take it out, and the other thing, whatever the thing is, that we keep it aside. So since we are abstracting it, therefore it is more to do with imagination and visualization in compared to most of the branches in sciences. Therefore, and since somehow visualization is difficult, therefore science or mathematics seems to be difficult. But so does स्टोरी टेलिंग. मी म्हणतोय की मॅथमॅटिक्स इज मोर टू डू विथ इमॅजिनेशन, बट स्टोरी टेलिंगमध्ये आपण काय करतो? स्टोरी टेलिंगमध्ये पण आपण इमॅजिनेशनच करत असतो. आणि तो एक होता राजा, तर मुलगा राजा इमॅजिन करतो, एक होती राणी, राणीला इमॅजिन करतो, त्यांचं असं राज्य होतं ते पण इमॅजिन करतो. आपण हॅरी पॉटरला इमॅजिन करतो, आपण नार्नियाला इमॅजिन करतो. ज्या गोष्टी टोटली कल्पना आहे, जे वर्ल्ड टोटली काल्पनिक आहे, त्यांना आपण इमॅजिन करू शकतो. पण मग आपल्याला मॅथमॅटिक्सला इमॅजिन करताना त्रास का होतो? बरं, तर थोडंसं तुम्हाला मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगतो. कदाचित काही लोकांना आवडणार नाही, पण एक कवी संमेलन मी ऐकलं. सोबत असं कवी संमेलन असे असतात, जसं टी व्हीवरती आपण पाहतो ते कवी संमेलन आहेत का स्टँडअप कॉमेडी येतं समजत नाही, तर त्या प्रकारचं एक कवी संमेलन होतं. त्याच्यामध्ये एखादी स्टोरी सांगितली की एक कल्पना करा की एक मुलगी पाहायला जातो तिच्या घरी. पुढे काय होतं, मग मुलं असे असतात की जे मुलीचे जे आईवडील असतात ते म्हणतात बेटा तू सवाल पूछो. तर तुम्हाला ते विचारायचं तर विचारा. तर तो मुलगा म्हणतो की व्हॉट इज युअर फेवरेट कलर, तुझा आवडता रंग कोणता? तर ती मुलगी काय म्हणते, काय चायनीज प्रश्न विचारतोय मला, तुला इतका तुला इतकी मूर्ख वाटते की इतकी डम वाटते, इतकी अशिक्षित वाटते का की असा प्रश्न विचारतोय? काहीतरी चांगला प्रश्न विचार ना. तर तो विचारतो, हाऊ मेनी मोल्स ऑफ NaOH will be required to neutralize 0.97 किलोग्राम ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. असा तो प्रश्न विचारतो की इतके ग्राम जर सल्फ्युरिक ॲसिड असेल त्याला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी किती ऑक्सिड सोडा, किती मोल्स ऑफ ऑक्सिड सोडा लागते? आता मुलगी काय उत्तर देते, माय फेवरेट. बरोबर. आता हे आपण तुम्हाला मी म्हटलं जसं की काही लोकांना राग येईल त्याच्यावरती मी येतोय असा की कदाचित याच्यामध्ये एक सोशल मॅसेजिंग आहे. विनोदाचा भाग झाला, तुमची अटेन्शन ग्रॅप करण्यासाठी, तुम्हाला इंटरेस्ट क्रिएट करण्यासाठी मी हा जोक कम इन्सिडेंट सांगितला. याच्यात एक सोशल मेसेजिंग आहे. सोशल मेसेजिंगमध्ये बरोबर एक निगेटिव्ह कॉनोटेशन सुद्धा आहे की बाबा मुली जे आहेत त्या डम बसतात. Somehow that stereotype is there. Particularly in US, blondes are associated with dumbness. Marilyn Monroe was very beautiful and blonde hair, and she was supposed to be the most dumb person on the earth. एक खूप सुंदर कलाकार होती, जिचं खूप क्रिएटिव्ह काम होतं, but since she was an actress and she was beautiful, therefore her ideas were totally decimated and they were not taken cognizance of.
मी त्याच्याबद्दल बोलणार नाही जास्त, आपला विषय आपल्याला सोडायचा नाही आहे म्हणून. पण एक आहे की असं स्टिरियोटाईप असतो की मुली आहे, मुलींनी हे गोष्टी म्हणजे त्यांना फक्त हाच प्रश्न विचारायला पाहिजे की व्हॉट इज युअर कलर, व्हॉट इज युअर फेवरेट कलर. तर हा एक मेसेजिंग आहे, जो नेगेटिव्ह मेसेजिंग आहे. त्याच्याबद्दल मी म्हणजे मला त्याच्याबद्दल मुद्दाम बोलायचं नाही होतं किंवा आपल्याला त्याचा नाही डेव्हलप करायचा आहे त्या स्टिरियोटायपिंगला. आपण त्याला पॉझिटिव्हली घेऊया, या इन्सिडेंटला आपण पॉझिटिव्हली घेऊया. की समजून घ्या असे खरोखरचे इन्सिडेंट असे झाले. एक मुलगा मुलगीला पाहायला जातो, पहिला असा प्रश्न विचारतो, दुसरा असा प्रश्न विचारतो, मुलगी असं उत्तर देते. ते तुम्ही इमॅजिन करा. आता याच्यामध्ये आपण पाहूया की याची पॉझिटिव्ह कन्व्हर्टेशन काय आहे. तुम्हाला हे वाचता येतं ना, दिसत आहे तुम्हाला स्क्रीनवरची गोष्टी? ओके. जेव्हा मुलगी असं म्हणते त्याचा अर्थ असा आहे की हे म्हणते की डोंट कन्सिडर मी डम, रिस्पेक्ट माय इंटेलिजन्स. दिस इज द मेसेज शी इज गिविंग व्हेन शी सेज व्हाय आर यू आस्किंग सच अ सिली क्वेश्चन. मुलगा जेव्हा असं म्हणतो, जेव्हा तो NAOH वाला प्रश्न विचारतो, तेव्हा तो काय म्हणतो की मी पण काही कमी नाही आहे, मी UPSCची तयारी करतोय, मी JEEची तयारी करतोय, मला या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, तुला माहिती आहेत का नाही. आणि हा माझ्या बुद्धीचा हा नमुना घेतो. ही सेइंग दॅट दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ हाऊ इंटेलिजंट आय कॅन बी. मग ती मुलगी काय म्हणते, आता तिकडे ती त्या स्पेसिफिक सिच्युएशनला ती विचार करते, अनालाइज करते. Let us assume that she knows the answer. Let us assume that she is very good in chemistry. She knows the answer. What would she do? She would say, okay, let me take a breath. Okay, you will require 510 moles of the NaOH. But त्याच्याने काय होणार? म्हणजे she would say that I am more brilliant than you. But she doesn't want to project her more brilliance. कि ऐसे करेंगे ना तो ये लड़का हाथ से निकल जाएगा. Maybe this is what she may be thinking. Rather than saying that इस लड़के को हाथ से निकलने के बजाय let me pretend dumbness. Let me pretend, okay, my favorite color is pink. And she may be super intelligent to give this answer. So my point is that there can be n number of interpretations for any given incident. This is very small incidents, but we can have 3 or 4 interpretations for that. लड़की बहुत ही ज़्यादा होशियार है, लड़की बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको सोशल मैसेजिंग के बारे में मालूम है, उसको ये मालूम है कि क्या चीज़ बोलने से मुझे क्या होने वाला है, मेरा क्या उसका रिपरकशंस क्या होने वाले हैं. शी नोज दैट एंड देयरफॉर शी इज गिविंग सम काइंड ऑफ एन आंसर. सो it is up to you to interpret it the way you want. Those who are offended by earlier interpretation of stereotype, or maybe they can communicate to their peers this interpretation, and they will be उनको शाबाशी मिलेगी. है इस एनालॉजी को जो है, ये जो किस्सा है, इसको हम लोग बार बार यूज करना चाहते हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि लड़के किस तरह से उत्तर देते हैं. किसी भी एग्जाम में जाते हैं, किसी भी सोशल कंडीशन में होते हैं, तो क्या उनका उत्तर देने का क्या स्टीरियोटाइप होता है, क्या प्रोसेस चलती है, इसके लिए हम लोग एक टेम्पलेट की तरह यूज करने वाले हैं. So let us see how we respond to a question. Our thing is why mathematics is difficult or perceived to be difficult. To analyze that, and I am giving you this thing. Whenever a question is presented to you, what happens? First, you read the problem. For example, हम लोग क्या करने वाले in this slide? I am going to analyze it from 2 points of view. One is that it is an examination question. Other is in that particular context. अभी जो हमने किस्सा सुना, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है या क्या उसका ये है, वो एक जगह पर लिख रहा हूँ, और दूसरी जगह पर इफ इट इज एन एग्जाम क्वेश्चन हाउ इट विल बी दैट वी आर सीइंग. ओके, सो यू रीड द प्रॉब्लम. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस, फेवरेट कलर और केमिस्ट्री. एक सवाल था उसका फेवरेट कलर का, दूसरा सवाल था उसका केमिस्ट्री का. और शायद यही जो केमिस्ट्री वाला सवाल है ये शायद एग्जाम में भी पूछा हो गया. उसके बाद वो क्या कर, वो जो पढ़ता है, जो सॉल्व करने वाला है, वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि ये किस डोमेन का सवाल है. जैसे पिंक सवाल के बारे में इट वाज अ जनरल क्वेश्चन, एंड इन द सेकंड क्वेश्चन इट वाज अ केमिस्ट्री क्वेश्चन. इन द एग्जामिनेशन आल्सो इट विल बी, शी विल say that it's a chemistry question. Then she will analyze, the student or the examinee would analyze the context. वो ये सोचेगा, जैसे कि उस पहले किस्से के संदर्भ में देखेंगे, तो वही हमारे पेरेंट्स उनको देख रहे हैं
ये उसके बारे में, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका कि भाई वी आर इन द सिनेरियो वेयर लड़की को देखने के लिए लड़का आया हुआ है और लोग बात देख रहे हैं और वो अपने इमेज बनाने वाले हैं। पेरेंट्स जो है वो भी लड़की के बारे में इमेज बनाने वाले हैं, लड़की के पेरेंट भी और लड़के के पेरेंट भी। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। अगर ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है तो उसके दिमाग में क्या चलेगा कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि भाई कितने साल का, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या क्या है। फिर ये भी सवाल उसके दिमाग में आएगा कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है क्या, सो हाउ मच रिस्क आई विल बी टेकिंग इफ आई आंसर इट रॉन्गली, व्हाट विल बी माय कॉस्ट। तो वो भी वो सोचेगी। तो अभी उसने सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढा है, सवाल का जवाब ढूंढने से पहले उसके दिमाग में ये चीज़ें आने वाली हैं। उसके बाद में वो ये सोचेगी कि कैन आई सॉल्व दिस, अगर ये सॉल्व कर सकती हूँ या अगर सॉल्व कर सकती हूँ तो कैसे। अगर उसने उसके बाद में ये सोचेगी कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस फॉर माई रिस्पॉन्स, मेरा जो आंसर आएगा उसका रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, उसका रिपरकशन क्या होने वाला है। जैसे कि लड़की के बारे में हो सकता है कि शायद ये रिश्ता टूट जाए, शायद ये लोग मुझे और स्मार्ट समझें। और एग्जाम के बारे में ही होगा कि अगर मेरे को नेगेटिव मार्किंग मिलेगी तो मेरा स्कोर क्या होगा। ये सब होने के बाद में वो लड़का या लड़की या जो भी एग्जामिनी है वो उसका जवाब सोचने का कोशिश करेगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स which comes in our mind when we are asked a mathematics question, and this is how we answer. So when you ask a person, a teacher, a kid, mathematics question, वो ये सोचता है कि भाई अगर मैं नहीं जवाब दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो क्या होगा। तो वो जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। अभी जैसे एक मैं ऐसा बता सकता हूँ कि जैसे जब मैं बहुत छोटा था, मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती नहीं थी, मैं भी इन्हीं चीज़ों में से गया हूँ, आप सब लोग भी इन्हीं चीज़ों में से गए होंगे। तो ऐसा हुआ कि एक जगह पर मुझे कोई सवाल पूछा गया या एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे गए मेरे बड़े भाई के जरिए या मेरे टीचर ने पूछा होगा। तो उस समय ऐसा था कि भाई एक सिचुएशन थी कि भाई आपके पास दो रुपए है, आपको 5 रुपये और मिल गया है तो आपको कितने रुपए हो गए वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन। या तुम्हारे पास 15 रुपये है और 2 रुपये की इतनी चीज़ें खरीदी कितनी। तो उसके बाद में वो जो मेरे टीचर थे वो ये पूछते थे क्या करने वाले हो इसका, कैसे इसका सवाल का जवाब कैसे निकालोगे, ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे या ये करोगे। तो ये जब वो उसका स्टीरियोटाइप ऐसा था कि वो जो आखिरी चीज़ थी ना, आखिरी जो ऑप्शन था ना वो राइट ऑप्शन होता था। तो मैंने ये सुन लिया, मैंने ये समझ लिया कि जो आखिरी आंसर है ना, आखिरी जो ऑप्शन दिया जाता है वही बराबर होता है। वो समहाउ इस पर्टिकुलर टीचर के बारे में ये ट्रू है कि whatever is his last option, that is the way it is. So I did not understand mathematics, I did not understand how the things work, but I only understood that the last option is the best answer. So go for it and I will be getting शाबाशी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि लड़के इसीलिए सवाल का जवाब ही ढूंढने की कोशिश नहीं करते, वो इन्हीं चीज़ों में उलझते रहते हैं। अभी मैथमेटिक्स जो है ना वो इट इज़ ओनली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सुपर सेट ऑफ क्वेश्चन, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, वन ऑफ देम इज मैथ्स। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई ना तो आपको मैथमेटिक्स भी आ जाएगी, और अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व आ गई तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की हल कर सकेंगे। अपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन, यू विल बी बेटर पर्सन इन योर लाइफ इफ यू कैन डू दैट। अभी मैथमेटिक्स में 2 टाइप के या 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी हमारा जो एलिमेंट्री पर्टिकुलरली किसी भी इसमें इवन अप टू एमएससी देयर आर 2 or 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल सम क्वेश्चंस आर ऑपरेशनल टाइप के क्वेश्चन, कि भाई आपको जो है एक नई ट्रिक पता चल गई या आपको एक नई थ्योरम बता दी गई और आपको नए टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए। मान लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दी गई है, so this is how the quadratic equation is solved. There are 3 or 4 methods of solving the quadratic equation. One is the very generalized method. You mug up the formula, you memorize the formula and you put the values in the formula and you get the answer. But before that you have 2 or 3 other things, making the squares complete and other things.
तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनको एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन देते हैं। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन देते हैं कि एक्स, जैसे मान लिया जाए 2 + 3 इज हाउ मच। उसको नंबर मालूम है, अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक उसको सिखा दी गई है, बच्चों को एडिशन करना सिखा दिया गया है। तो हम ये तो नहीं करेंगे कि भाई उसको ये बात की सवाल जो कॉन्टेस्ट वाला सवाल होता है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है उससे तो शुरुआत नहीं करेंगे। हम उसको मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना, ये चीज़ सिखा देते हैं। जैसे कि 2 + 3 इज हाउ मच, दैट कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चन। और इट कुड बी द क्वेश्चन कुड बी व्हाट इज द 0 ऑफ x² - 3x + 4। इस तरह की चीज़ें हम लोग देते हैं। अगर वो करेगा तो उसको वो टेक्निक जो है वो उसको बाय हार्ट हो जाएगी, वो टेक्निक में मास्टर हो जाएगा। तो वी वांट टू मास्टर, वी वांट द स्टूडेंट टू बी मास्टर ऑफ द टेक्निक। फॉर दैट वी हैव ऑपरेशनल क्वेश्चन। अभी मैं और हियर कर रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था कि भाई थियोरेटिकल चीज़ें मुश्किल होती है, इस तरह की चीज़ें। तो उसकी बेसिस में प्रॉब्लम क्या होता है, इफ यू डोंट गिव द कॉन्टेक्स्ट एंड यू ओनली गिव द ऑपरेशनल क्वेश्चन, ही डजंट नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट। 2 + 3 करते किसके लिए है मालूम नहीं, या ये 0, इसका 0 निकालने के बाद मुझे क्या हासिल होने वाला है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है वो मालूम नहीं होता है। उसको इस वजह से डिफिकल्ट लगती है चीज़ें क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम होता है, या उसको किस चीज़ में, किस जगह पर उस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं वो मालूम नहीं होता, उसकी वजह वो चीज़ डिफिकल्ट लगती है। जैसे सेट थियरी जब हम लोग सीखते हैं इसमें तो कोई डिफिकल्ट, कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। वन सेट इज गिवन, अनदर सेट इज गिवन, you are asked to find the union of the set, you are asked to find the intersection of the fan, or things like that. तो क्या उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, दो देने का उसको साथ साथ में रख दो और आसान आ जाता है। इट इज टू इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट यू डोंट नो व्हाई इट इज बीइंग टॉट। भाई एक रिवर्स का एक सेट दिया हुआ है, एक माउंटेन्स का सेट दिया हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन करो तो क्या आएगा, तो उसका इंटरसेक्शन जो है नल सेट आता है। ये हम लोग करते करते सीख जाते हैं, उसका फायदा क्या है ये सब करने का। सिंस यू डू नॉट नो इन विच सिनेरियो इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, देयरफॉर यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रास्प दोस। और ये कहते हैं यार ये मुश्किल चीज़ है, कुछ लोगों को वो चीज़ भी मुश्किल लगती है। इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज़ होने वाला है, या उसको करना क्या है, उसका तो लिया करने क्या है उसका, ये मालूम नहीं होता है। इस वजह से वो डिफिकल्ट लगती है, या वो उसमें आप महारत नहीं हासिल कर पाते। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, वो होते हैं जिसमें आपको कॉन्टेक्स्ट दिया होता है और आपको जो भी चीज़ आपने पढ़ी हुई है उनका यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे कि उसमें भी दो प्रकार मैंने बताया, एक होता है टू फाइंड टाइप वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज you would have consumed 40 bananas if you eat 4 bananas per day। बच्चों के लिए, बच्चों का सवाल है ये, छोटे बच्चों का, तो भाई आपको अगर 40 बनाना आपके पास है और रोज आप 4-4 बनाना कंज्यूम करते हो तो कितने दिन आपको ये जो 40 की जो बैच है वो कितने दिन चलने वाली है। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको एक नंबर आपको उत्तर देना है, तो उसमें एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है वो उसको मालूम नहीं होता। वो उसको मालूम होता चला है या नहीं चला है, उसको वो कंसेप्ट समझ में आई या नहीं समझ में आई, ये पता करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट यू नो दैट वेयर अंडर व्हाट कंडीशन इट इज टू बी अप्लाइड। और फिर उसके लिए आप लोग, मालूम नहीं मुझे आप में से कितने लोग एलिमेंट्री में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से कुछ बताते हैं भाई ऐसा ऐसा होता है ना तो एडिशन करना होता है, ऐसा ऐसा होता है ना तो डिवीजन करना होता है, ऐसा ऐसा होता है तो सब्ट्रैक्शन करना होता है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हम लोग उसको कुछ ट्रैक, कुछ नैक दे देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ये फार्मूला है, इस तरह से तुम सोचो ना तो आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनको होता है प्रूव करने वाले क्वेश्चन, कि हाउ टू प्रूव इट। बहुत सारे क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं, तो इस तरह भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि हाउ टू प्रूव दैट यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ फेंस टू कवर 40 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लॉट यूजिंग ए वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर। ये अगर मान लिया जाए आपको, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ प्रूव करना है। तो ये इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि मैथमेटिक्स इज नॉट द ओनली इंस्टेंस वेयर वी यूज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ थिंग। इट कैन बी एनी थिंग इन द वर्ल्ड। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पानी नहीं आ रहा, वो भी एक प्रॉब्लम है। आपके घर में मकान मालिक की तकलीफ हो रही है, वो भी प्रॉब्लम है। आपका
खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, वो भी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, किसी इमोशनल प्रॉब्लम होती है, मेरी एक्स के साथ बनती नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये सारी दुनिया में हम प्रॉब्लम के साथ ही पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं तो रोते रोते ही आते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमको सांस नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग अपने फेफड़े को ये करते हैं, तो उसमें हम रोते रोते आते हैं और रोते निकल जाते हैं। तो प्रॉब्लम जो होती है मरते दम तक रहने वाली एक चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम का एब्स्ट्रैक्शन करके अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की अगर कला आ गई, तो आप यू वुड फेस लिटिल लेस, आपका लाइफ कम से कम स्ट्रेस वाली होगी। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मैं इसी कॉलेज में 1993 में मुझे एआई के बारे में जब पता चला कि एआई किस चीज़ को एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं एमएससी में था, तो उस समय पहली बार मैंने किसी जनरल बुक में उसका, तो मुझे तब से जो है एआई पढ़ने और पढ़ने की और समझने की और सीखने की मुझे बहुत दिली तमन्ना थी मेरी। तो जब मैं यहाँ पर आया पढ़ाने के लिए, तो मुझे तब तक मैंने काफ़ी लिटरेचर सर्वे वगैरह किया था कि क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें क्या क्या होता है। और मैंने 92-93 में मैं यहाँ पर 2 साल मैंने मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस MCS नाम का एक कोर्स होता था, उसमें मैं एआई पढ़ाया करता था। तो उस समय मैंने मुझे बहुत सारी चीज़ें कि जो मैंने अदरवाइज पढ़ी नहीं थी वो मैंने पढ़नी पड़ी। तो ये है कि भाई एआई में प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए बेसिक वेरी वन ऑफ द मेजर एरिया ऑफ एआई। तो जो एआई हम लोग पढ़ते हैं, या तक एआई का बहुत फैशन हो गया है, तो 93 से मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। और मैंने कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स लोगों को उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी दिए थे। तो उसमें जिस समय एआई की शुरुआत हुई कि कैन कंप्यूटर बी स्मार्ट, इस चीज़ के ऊपर जब लोग सोच रहे थे, अभी उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा बोला जा सकता है कि दिन निकल जाएगा, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहता। तो उस समय लोगों ने क्या किया कि भाई कैन एआई बी स्मार्ट, सो व्हाट इज द थिंग व्हिच कंप्यूटर कैन नॉट डू, सो वन ऑफ द थिंग इज दैट इट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, सो कैन वी मेक ए एल्गोरिथम टू फाइंड द सॉल्यूशन। ये दिमाग में लोगों के आया। तो 1947 में जब एआई नहीं थी, कंप्यूटर भी नहीं थे, उस जमाने में 1947 में एक कोलिया नाम का एक मैथमेटिक्स का टीचर था, हार्वर्ड में पढ़ाया करता था, शायद हार्वर्ड में या नहीं, बट किसी एकदम टॉप इसमें। तो उसने किताब लिखी थी जो उसको जो है आप जनक मान सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का। कि मतलब आजकल के मॉडर्न ज़माने में प्रॉब्लम सॉल्विंग की शुरुआत किसने की, तो इस किताब से, हाउ टू सॉल्व इट नाम की बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। तो मैं, अगर मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है, अब वो मिलनी बंद हो गई है 1947, अभी तो उसका आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, लेकिन संभव मेरे पास उसका एक वर्जन है। तो मैं आपके मतलब मैं चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि शायद आपसे शेयर करूँ। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि वो 1947 का लिखा हुआ है। वो जो था वो आदमी एक मैथमेटिक्स का टीचर था, तो उसको ये प्रॉब्लम होती थी कि मैथमेटिक्स सिखाई कैसे जाए, पढ़ाई कैसे जाए। तो वो करने के लिए उसने क्या कहा कि भाई देखिए, जिस समय आप सवाल पूछते हैं, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चे को नहीं आया, नहीं जेन्युइनली नहीं आया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करना है। आपने क्या किया, उसको बता दिया कि भाई देखो इस तरह से इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ गया, तो बच्चा होशियार है, उसने सोचा भी, माइंड अप्लाई किया, उसको समझ में आ गया कि भाई इस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर से मैंने दूसरा सवाल उसको पूछा, अगेन द सेम स्टोरी, उसको नहीं आ रहा है, मैंने फिर से उसको जवाब दे दिया, उसको फिर समझ में आ गया कि ये सॉल्व कैसे किया था। मैंने तीसरा जवाब दिया, फिर भी वही। सो इट इज़ एन एंडलेस स्टोरी। पर्टिकुलरली अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने किया होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी, हर सवाल अलग होता है उसमें। एक सवाल किया तो दूसरा आएगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जब होते हैं तो उसको कैसे, तो उसके सामने ये चैलेंज था कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, या मैं जो उसका एक्सपीरियंस था वो मैं कैसे मैथमेटिक्स के टीचर्स को ट्रांसमिट करूँ कि भाई किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ए सिंगल, ऐसा तो नहीं है कि भाई गोल्डन एल्गोरिथम है कि आपने ये समझ लिया तो आपको दुनिया समझ में आ जाएगी, सारे सवाल समझ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है उसके बारे में।
तो उसने उसके ऊपर एक किताब लिखी, बहुत बढ़िया किताब है। उसका ये कहना है इन ए नटशेल कि आप बच्चों को जो है ना, पहले आप एक उसने आगे जाएंगे हम लोग उसने एक टेम्पलेट दिया हुआ है, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। आप में से एनसीईआरटी में कितने लोग पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी की किताबें कितने यूज करते हैं? तो एनसीईआरटी की किताबों में मैंने 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इनकी सारी किताबें पढ़ी मैंने उसको ये किया देखा। तो उसमें हर किताब में आपके उन लोगों ने क्या किया है कि 2 एपेंडाइसेस दिए हुए हैं। एक दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं, प्रूफ इन मैथमेटिक्स नाम का है। और दूसरा जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में है, मॉडलिंग वगैरह के बारे में है। तो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में है और एक प्रूफ इन मैथमेटिक्स नाम का है। ये 2 सारी किताबों में ये कॉमन है। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसको उन्होंने अपेंडिक्स में रखा हुआ है। तो बच्चे अपेंडिक्स पढ़ते नहीं हैं, शायद उसमें से सवाल नहीं पूछते जाते होंगे, लेकिन वो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए और आपको भी पढ़ना चाहिए कि वो किस तरह से बताया गया है। तो उसकी एक अपेंडिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो ये बोलिया का जो एल्गोरिथम है वो उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ बताया हुआ है उसने। तो वही एल्गोरिथम हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। अभी मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, कि हम लोग क्या करते हैं, वो कोई भी बहुत सारे आपने मान लीजिए प्रॉब्लम देखे और उसमें से क्या कॉमन है वो निकाला, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, बराबर है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपने हर तरह की प्रॉब्लम अगर आपने देखी तो उसमें से अगर हमने कुछ निचोड़ निकाला तो निचोड़ क्या होगा, वो निचोड़ इस तरह से होगा कि हर प्रॉब्लम में देयर इज ए करंट स्टेट, एक अभी की स्टेट है जो सेटिस्फैक्टरी स्टेट नहीं है, और एक फाइनल स्टेट जो हमारी सपनों की स्टेट है, वो स्टेट है कि जो डिजायरेबल है, जो फाइनल है, जो आइडियल है, बराबर। सो वी विश टू कम फ्रॉम एन करंट स्टेट विच इज अ प्रॉब्लम स्टेट to go to the and we wish to go to the solution state, and there may be multiple solution states also. So it is something like, इसको बोलते हैं हम लोग थिंकिंग बाय एनालॉजी। तो ये जो चीज़ें हमको आजू बाजू मालूम होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से हम लोग मॉडलिंग करते हैं, चीज़ों को मॉडल करते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं आपने अपने घर से निकले और यहाँ पहुँच गए, तो आपकी उस तरह की स्टेट थी, जो घर की स्टेट थी, अच्छी स्टेट थी, लेकिन आपको यहाँ आना था। सो दैट वाज सपोज टू बी द प्रॉब्लम स्टेट एंड कमिंग हियर इज ए सॉल्यूशन स्टेट। सो इट इज समथिंग लाइक ए जर्नी, आपकी यात्रा है, यहाँ से आप वहाँ जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं। तो इस तरह से जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें स्टेप्स हो सकते हैं और मल्टीपल सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये होता है कि एक ही सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन निकाल लिया तो वही हो गया काम। ऐसा नहीं है, मल्टीपल बहुत सी चीज़ों में हम लोग बात आखिर में भी फिर देखेंगे कि मल्टीपल सोल्यूशन होता है, देयर इज नथिंग लाइक ए फाइनलिटी, ठीक है। तो अगर मल्टीपल सोल्यूशन है तो कौन सा सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन लीस्ट कॉस्टली है, ये सारी चीज़ें आती है। अभी इंडस्ट्री में जो क्वालिटी कंट्रोल पढ़ाया जाता है उसको अगर आप एनालाइज करेंगे ना, तो वो भी सेम स्टेप्स हैं जो ओलिया की किताब में दिए गए। जैसे मेरे ख्याल में 6 सिग्मा में एक DIMM ऐसा कुछ उनका एल्गोरिथम होता है कि आप पहले डिफाइन कीजिए प्रॉब्लम को, फिर मेजर कीजिए, फिर अपना ये निकालिए, फिर उसकी एनालिसिस कीजिए और बाद में सोल्यूशन जो निकालिए, सोल्यूशन कौन सा लिस्ट ये है वो निकालिए, इसमें आपको फेल होने की चांसेस कम से कम होंगे, उसके लिए 6 सिग्मा का मॉडल होता है। तो ये सारी चीज़ें पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसमें हर जगह पर मुझे यही चीज़ कॉमन नजर आई कि यही जो है, यही चीज़ हमेशा बार बार रिपीट हो रही है। तो ये जो सॉल्यूशन निकालने की जो मेथड है, ये समथिंग लाइक, जब हम एनालॉजी से बोलते हैं ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि आपने अभी यात्रा करके आए हुए आपको, तो आपको पता सब समझ में आ गया। अगर मैं ऐसी एनालॉजी दूँ जो आपको रिलेट नहीं कर सकते तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो दिस लर्निंग बाय एनालॉजी वी हैव लर्न ऑल्सो दैट वी कैन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक दैट। अभी जब हम लोग यात्रा की एनालॉजी ले रहे हैं तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें पॉसिबल है, कौन सी चीज़ें अलाउड है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मुझे जो है नासिक से बम्बई जाना है और
कम समय में जाना है, तो क्या करूँ? क्या मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कैसे जा सकता हूँ? कम से कम खर्च में, कम से कम वक्त में मुझे मुंबई जाना है, क्या कर सकता हूँ मैं? तो एक सोल्यूशन ये है कि मैं ना, मेरी ये है कि मैं कोई भी चीज़ इमेजिन कर सकता हूँ और मुझे उसका सपना आ जाता है, तो मैं सपने में मुंबई चला जाऊँगा। अगर मैंने ये बोला कि मैं 5 मिनट में पहुँच जाता हूँ, आपको तो 4 घंटे लगते हैं, मैं तो 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। मैं क्या करता हूँ, अभी मैं चादर ओढ़ के सो जाता हूँ और जब उठूँगा ना, तो मैं उससे पहले मैं मुंबई में जाकर के वापस भी आ चुका होगा। तो ये आप अलाउ नहीं करेंगे ना उसको? सो देर आर सम कॉन्टेक्ट्स विच आर नॉट अलाउड. So you have to also, we have to also, there are also, when we are doing analogy, we also have to say that these are things which are not allowed. Okay? अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की गोल्डिया के उस किताब में जो मॉडल दिया हुआ है, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है, वो इस तरह से है कि फर्स्ट देयर आर 4 स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. फर्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के संदर्भ में भी जब हम बात रहा हूँ, व्हाट इज गिवन, सर्टेन थिंग्स आर गिवन, सर्टेन थिंग्स आर टू बी फाउंड और टू बी प्रूवन, एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच यू कैन ऑपरेट. जैसे कि उन्होंने बताया होता है कि भाई आप जैसे हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हमारा एक सवाल होता है कि भाई ये पेंसिल है, उसको आप टिप के ऊपर रखा हुआ है और उसको वो जो है उसकी गिरने, उसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है उसकी. तो उसमें ये दिखा होता है कि आप जो है अर्थ की रोटेशन को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी 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 प्रिसाइज. उसमें जो है h 10⁻34 की रेंज में होता है. तो इतने उसमें जो अर्थ की रोटेशन, उसमें उसके लिए बहुत बड़ा क्वांटम फैक्टर हो सकता है. तो उस जगह पर हम लोग कहते हैं कि भाई यू कैन इग्नोर दिस थिंग और यू कैन टेक g to be 9 instead of 9.8, you can take it as 10, something like that. तो क्या क्या चीज़ें दी हुई है, ये तो है कि भाई ये चीज़ आपको दी हुई है और ये चीज़ निकालनी है, और अंडर व्हाट कंडीशन इट इज टू बी सॉल्व. एक एग्जांपल देता हूँ मैं डेली लाइफ का, कि मान लीजिए मेरे पास 3-4 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मान लिया 4 बच्चे हैं मेरे, और मेरे पड़ोस में जब आता हूँ मैं देखता हूँ मेरी लॉन जो है एकदम पीली है, एकदम उसमें नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, और पड़ोस वाले की जो लॉन है एकदम ग्रीन, एकदम फर्स्ट क्लास लग रही है, एकदम ग्रीन लग रही है. और मैंने उन बच्चों को बोला कि भाई ऐसा करो, इसको 4 भागों में बांट देते हैं, आप ऐसा करो जितना पैसा लगता है लगे, मुझे 15 दिन में ये लॉन जो वो ग्रीन मिलनी चाहिए. ये लॉन जो है 15 दिन के बाद मुझे ग्रीन मिलनी चाहिए. तो अगर बच्चा, जैसे मैंने बताया ना, सो करके भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, ऐसा सोचने वाला अगर बच्चा होगा तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ऐसा मत करो, एक पेंट लेकर गया और सबको ग्रीन रंग से पेंट कर दिया कि हो गया मेरा काम, मैंने 1 दिन में कर दिया. आप कहाँ 15 दिन बोल रहे थे, मैंने तो 1 दिन में कर दिया. तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है. तो अंडर व्हाट कंडीशंस थिंग्स आर अलाउड एंड अंडर व्हाट कंडीशन इट इज नॉट अलाउड, दोज थिंग्स आर टू बी आर स्टेटेड, और इट इज मतलब ये प्रैक्टिकल कंडीशन में हो सकता है ऐसा कि शायद आपको ये चीज़ें अलाउड नहीं हो सकती है. उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. जो सेकेंड स्टेप है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्रक्स है, और उसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं. इसमें आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, आपको चीज़ समझ ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, आप विजुलाइज कर सकते हैं. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में, विजुलाइजेशन हो नहीं पाता अपना. कनेक्शन बिटवीन नोन, अननोन एंड कंडीशन, इसके बीच में कनेक्शंस ढूंढिए कि अननोन क्या है, नोन क्या है, और वो कंडीशन जो में कुछ कनेक्शन है क्या, उसके अंदर सोचेंगे ना तो कभी कभी आपको सोल्यूशन आपको दिमाग में आ सकता है. ऑब्जर्वेटरी प्रॉब्लम, कभी कभी ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम तो मुझे नहीं आती है, लेकिन एक दूसरी रिलेटेड प्रॉब्लम है कि जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ. अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपकी तो आप उसको सॉल्व कीजिए और आपका काम बन जाएगा. जैसे मान लिया जाए कि अपना हॉल है, इस हॉल में जो है ये इसके जो शेप है वो, इससे मैंने कहा कि भाई ये जो जहाँ पर ये श्रीकांत सर बैठे हुए हैं वहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो मुझे मालूम करनी है. मैं मेजरमेंट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे जो है पाइथागोरस थ्योरम भी मालूम है जो कि प्लेन में काम करती है. ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? तो यार ये चीज़ जो है ये डायगोनल है ना, इसका मतलब ये कि ये पाइथागोरस थ्योरम से इसका कुछ रिलेशन होगा. मुझे पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, लेकिन 3 डायमेंशन में पाइथागोरस थ्योरम नहीं मालूम.
तो अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो पाइथागोरस वाली है, तो इससे मैं एक्सटेंशन करके शायद वो 3 डायमेंशनल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेटरी प्रॉब्लम्स डिवाइस कर सकते हैं, मान सकते हैं और इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में एनालॉजी, जैसे मैंने बताया एनालॉगस चीज़ें क्या होती है वो आप सोचिए, उससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती है। हाउ आई यूज हैव, उसके बाद में आप ये देखिए कि मैं मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो दी हुई है वो मैंने यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं शायद कहीं गलत कर रहा हूँ। तो ये एक आपके लिए चेक पॉइंट हो सकता है कि हैव आई यूज्ड ऑल द इंफॉर्मेशन विच वाज गिवन टू मी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे पर्सनली जो जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो है कि आप क्या कीजिए कि जो कंडीशन दी हुई ना उसको रिलैक्स कीजिए। जैसे कि अभी ये 3 डायमेंशन वाली जो प्रॉब्लम थी उसको मैं 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, उसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या, इस तरह से मुझे कंडीशंस को रिलैक्स करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मेरे लिए वो एक स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा। उसके बाद एक पैराफ्राइज कर ये हम लोग एजुकेशन में इन जनरल सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग बच्चों को किताबों से ही रटवा देते हैं और किताबी चीज़ जो है उसी को ही हम लोग अल्टीमेट मान लेते हैं और उसी तरह को हम लोग एनकरेज करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो या साहित्य हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अपनी भाषा में बोलने की, अपनी भाषा में समझने की, अपनी भाषा में व्यक्त करने की आपको बच्चों को आदत डलवानी चाहिए, जो हम करते नहीं हैं। और इसमें हमारा एज ए टीचर हम लोगों का नुकसान ये होता है, मतलब अगर हम लोगों ने इस तरह से किया कि आपने लिबर्टी दे दी कि भाई जो चाहे वो बताओ, मुझे ये आपको इसकी व्याख्या चाहिए, नाउन की व्याख्या चाहिए, अपनी भाषा में बताओ कि नाउन की व्याख्या क्या होती है, तो हर एक का आंसर अलग अलग आएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो आप जो है टीचर, एज ए टीचर यू आर सेविंग योर लेबर बाय डिस्करेजिंग टू पैराफ्रेज, लेकिन उससे बच्चों का नुकसान होता है। मैंने एक किताब पढ़ी थी गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर, जो बच्चे होते हैं ना जिनका दिमाग बहुत ही अच्छा चलता है, उनके ऊपर बहुत स्टडी हुई है एजुकेशन में। तो उन्होंने बताया कि गिफ्टेड स्टूडेंट की क्या खासियत क्या होती है। तो उसमें कुछ ऐसी होती है, कुछ जेनेटिक बातें हो सकती है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो चीज़ जब समझ में आती है तो उनको अपने फ्रेज में, अपने दिमाग में, अपने तरीके से समझते हैं और अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन की तरह वर्क करें, जेनेटिकली तो हम कुछ कर नहीं सकते, जिनका जैसे पैदाइश होगी वैसे ही होगा, लेकिन हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो आप उनको एनकरेज कीजिए कि अपनी भाषा में बताइए, अपनी भाषा में बोलिए, आप खुद अपनी भाषा में बोलिए उनको। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट के ऊपर टोटल डोमिनेंस होगा। बच्चा भी तभी कर सकता है कि उसको ये चीज़ अपने हाथ के बैक एंड की तरह अगर मालूम होगी तभी वो बता सकता है कि भाई ये क्या है। अगर मान लीजिए किसी ने आपका अपना घर का एड्रेस पूछा तो आप क्या कहते हैं कि अगर आप पाथड़ी मटा से आ रहे हो तो इस तरह से इधर का रास्ता लो, अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो ये रास्ता लो, क्योंकि आपको अपना घर पूरी तरह से मालूम होता है। तो इसी तरह से जब आपको वो चीज़ पूरी तरह से मालूम होती है तो आप अलग अलग एंगल से उसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और जब बच्चा अपनी एंगल में बताता है उसको, जब बच्चा किताबों से रट करके नहीं बताता है, आपको समझ में जो आया है वो बताता है, तो आपको ये समझ में आता है कि उसका मिसकंसेप्शन कहाँ पर है, उसको क्या चीज़ समझ में नहीं आई हुई है। जैसे मैंने कल एक मजाक की बात करता हूँ, एक सवाल पूछा गया था एग्जाम में किसी इसमें होमवर्क में, इसका उदाहरण दीजिए, इस कहावत का उदाहरण दीजिए, उल्टा कोल उल्टा चोर कोतवाल को डाले। तो बच्चे ने क्या किया, एक चित्र बनाया जिसमें चोर एक आगे उल्टा लटका हुआ है और उसको उसके ऊपर लिख दिया चोर, और वो अबे कोतवाल ऐसा लिखकर बोल रहा है वो, और कोतवाल उसने एकदम सारा मेडल लगाया हुआ है, वो कोतवाल लिखा उसको। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ये क्या समझ नहीं आई है उल्टा, भाई वो उसको ये लग रहा है कि चोर उल्टा होता है और वो जो कोतवाल को डालता है, तो उसको किस क्या समझ, हाँ किस हद तक चीज़ समझ में आई है वो उससे ये समझ में आता है। तो रॉन्ग आंसर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द राइट आंसर्स, बिकॉज दे गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन साइड, उसके दिमाग कैसे चल रहा है, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो चीज़ें उनकी आपको समझ में आती है। तो
रिलैक्सिंग कंडीशंस, उसके बाद मिसिंग डॉट्स, उसमें कुछ चीज़ें रह गई है क्या, वो आप सोचते हैं। जब आप सोल्यूशन डिवाइस करते हैं, आपने अभी सोल्यूशन निकाला नहीं है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं उस समय, पैराफ्रेज करते हैं। उसके बाद ये भी चीज़ होती है कि हो सकता है कि ये सवाल इम्पॉसिबल ही है, इसका जवाब ही नहीं हो सकता है, इस चीज़ का जवाब ही नहीं है, इस चीज़ का जवाब इम्पॉसिबल है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया, बहुत सारी, अगर आप ये एक यूट्यूब में चैनल आता है माइंड योर डिसीजंस, उसमें कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस भी उसने बताए हुए कि जो सवाल ही गलत है, वो पूछना ही नहीं चाहिए था, गलत बताया गया है, या किसी सवाल में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि इवन एक्सपर्ट लोगों से भी गलतियाँ हो सकती है। तो हो सकता है, या हो सकता है उसने जानबूझ के ऐसा सवाल रखा हो जिसमें कि इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वो इम्पॉसिबल है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। जब आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो जाते हैं या आपकी ज़्यादा मास्टरी हो जाती है और आपने सोल्यूशन निकाल भी दिया है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है और करना चाहिए, ये अटेम्प्ट करना चाहिए कि ये जो मेरा सोल्यूशन है ये बेस्ट सोल्यूशन है, एंड आई एम प्रूविंग दैट नन ऑफ द सोल्यूशन कैन बी बेटर देन दिस। अगर ये आप प्रूव कर सके तो आपकी मास्टरी बहुत ही अल्टीमेट लेवल की पहुंच चुकी है, ऐसा उसका मतलब होगा। जब आपने एक बार स्ट्रेटजी बना दी, उसके बाद आप वो एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि आपने बता दिया कि मैं ऐसा करता हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, और इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आई एम आल्सो गोइंग टू टेक z स्क्वायर। व्हाई एम आई टेकिंग z स्क्वायर? बिकॉज इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू मी, हाउ टू यूज इट, सो लेट मी जनरलाइज इट। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर वो निकालता हूँ, और उससे मेरी डायगोनल 3 डायमेंशनल की जो डायमेंशन है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से ये मैं एग्जीक्यूट करने के बाद में मैंने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब मेरा मकसद ये है कि वैलिडेट करना। मान लीजिए मैंने एक्चुअली, मेरा एक्चुअल रूम है, तो मैं एक्चुअली उसको मेजर करूँगा, और ये x बाय z इनकी डायमेंशन को ऐड करके ये फार्मूला और ये एक्सपेरिमेंटल चीज़, ये दोनों को मिलान करता हूँ। इफ अगर वो मिल गए तो इसका मतलब ये मेरा सोल्यूशन बराबर है। सो वैलिडेशन इज द थर्ड स्टेप में वैलिडेशन आता है। और उसके बाद में अगर मान लीजिए वो प्रूव वाली चीज़ है, जिसमें कि आपको प्रूव करना है कुछ चीज़ को, तो आप ये देखना, आपको ये देखते हैं कि भाई हर एक चीज़ पॉइंट ए से पॉइंट बी में जब हम लोग गए तो वो इन्फरेंस रूल मेरा बराबर था या गलत था, हर स्टेप मेरा बराबर है या गलत है, वो दैट इज समथिंग विच ए प्रॉब्लम सॉल्वर हैज टू फाइंड आउट। आपका प्रॉब्लम मिल गया है, सोल्यूशन मिल गया है, हो गया काम, लेकिन काम नहीं हुआ। फोर्थ स्टेप जो है वो नॉर्मली हम लोग मिस करते हैं, दैट इज रिविजिट द प्रॉब्लम। एक बार प्रॉब्लम हो गया काम, चल हाँ भाई बराबर चेक कर दिया, ठीक है, हो गया काम, ठीक है, एग्जाम तक ठीक है। लेकिन अगर आप जब आप सचमुच में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको एक और चीज़ करनी चाहिए, वो होती है रिविजिट द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की लिंक है क्या, किसी मैंने और कौन सी जगह पर ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, उसको आप लिंकेज विद द अर्लियर नॉलेज एंड लिंकेज विद द फ्यूचर नॉलेज। कैन इट गिव मी इंस्पिरेशन टू अंडरस्टैंड, टू इस चीज़ का जो नॉलेज है, ये नॉलेज जो है इसका मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ क्या? जैसे हम लोगों ने ये जब हम लोग ये पढ़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं, कंपोनेंट सीखते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद में जब हम लोग एमएससी में जाते हैं तो हम लोग फूरियर एनालिसिस सीखते हैं। तो हम जब आप फूरियर एनालिसिस सीखते हैं तो आप आपको ये सोचना चाहिए कि इसका और मेरा जो वेक्टर अलजेब्रा मैंने 10वीं 11वीं पढ़ा था उसका क्या लिंक है, तो उसको आपको लिंक नजर आएगा। आपको फंक्शंस एज ए लाइंस नजर आएंगी, एज इफ दे आर इनफाइनाइट लाइंस इन द इनफाइनाइट स्पेस। वो जो हिल्बर्ट स्पेस होता है उसको आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें फिर नॉर्म डिफाइन होता है, किसी स्टेप्स में नॉर्म्स डिफाइन होता है, मतलब उसकी डायमेंशन दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, उसको नॉर्म बोलते हैं। किसी स्पेस में मिनिमम डिस्टेंस डिफाइंड ही नहीं होता है। कोई स्पेस ऐसे होते हैं जिसमें दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होता ही नहीं है, मैक्सिमम डिस्टेंस डिफाइंड होता है। जैसे मिंकोस की स्पेस जो है, जो स्पेस टाइम बोलते हैं जिसको हम लोग, आइंस्टाइन मिंकोस की स्पेस, उसमें मिनिमम डिस्टेंस अलाउड ही नहीं होता। तो आपको आपको उसमें थ्रिल महसूस होना चाहिए। जब आप उसको फील करते हैं, जब आप उसको समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जब आप उसको विजिट करते हैं, तब आपको जो है वो
सही में जो है फन पार्ट आता है, अरे इसका मैं यूज़ इस जगह कर सकता हूँ, अरे इसका यूज़ मैं उस तरह से कर सकता हूँ। अभी मैं फिर इसके ऊपर आऊँगा अगली स्लाइड में कि जब आप अलग अलग ढंग से उसको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको जो प्लेजर आता है वो क्यों आता है। फिर मैं बोलता हूँ कि क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है। ओके, क्रिएटिविटी जो है, जैसे मैंने बताया कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक ए जर्नी, वो यात्रा की तरह है। कि जैसे मान लो मुझे नासिक से बम्बई जाना है, मैं नासिक से यहाँ तक तो इगतपुरी तक तो पहुँच गया, इगतपुरी से दादर कैसे जाना है मुझे मालूम है, दादर से वीटी जाना मुझे मालूम है, लेकिन देयर इज अ गैप बिटवीन इगतपुरी एंड दादर। व्हाट डू आई डू? अगर मैं जब उसको जंप करता हूँ ना किसी तरीके से, so it is this jump which is called creativity. It is unusual kind of thinking which is also called as lateral thinking in any context. तो ये जो है आपको A to D जाना है, आपको A से B कैसे जाना है वो मालूम है, C से D कैसे जाना है वो मालूम है, लेकिन आपको B से C कैसे जाना है वो मालूम नहीं है। उसकी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसमें अगर आप कुछ क्रिएटिव या लैटरल थिंकिंग करके या कुछ ऐसी अनयूजुअल मैकेनिज्म यूज करके जब आप उसमें से सोल्यूशन निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। चार्ली चैपलिन की सिटी लाइट्स नाम की फिल्म है, आप में से कितने लोगों ने देखी है? आपने देखी है? सिटी लाइट नाम की सुनैना नाम की एक 1980s में एक ये आई थी, नसीरुद्दीन शाह और रामेश्वरी थी उसमें। तो वही स्टोरी जो है वो सिटी लाइट की स्टोरी है। वो ब्रॉडली ऐसी है कि जिस समय चार्ली चैपलिन ने वो स्टोरी डेवलप की या उसने वो स्टोरी सोची, चार्ली चैपलिन के बारे में ही वॉज ए जीनियस। वाई ही वॉज ए जीनियस? बिकॉज उसकी जो क्रिएशंस हैं उसमें आपके दिमाग में सैडनेस के भाव और खुशी के भाव, हंसी और रोना एक ही टाइम में आता है, जो उससे पहले शायद ही बहुत कम लोगों ने किया होगा या इतना फेमस भी किया होगा। तो ये चीज़, ये जो है, ये स्टोरी है इसी तरह की जिसको हम बोलते हैं ट्रेजी ड्रामा या ट्रेजी कॉमेडी। तो उसमें स्टोरी ऐसी है कि भाई एक ट्रैम्प, जिसको भिखारी बोल सकते हैं आप, जिसको बस कुछ पैसा नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं, उसको ट्रैम्प बोलते हैं हम लोग। वो ट्रैम्प जो है वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है या ऐसी कोई चीज़ हो जाती है कि जिसकी वजह से एक अंधी लड़की जो फूल बेचती है वो उस ट्रैम्प को, उस भिखारी को एक अमीर आदमी समझती है। ठीक है, अब वो अमीर, वो जो भिखारी है, जो ट्रैम्प है, वो उसको वो लड़की अच्छी लगती है, उसके ऊपर दया आती है, उसके ऊपर उसको मतलब एक सेल्फलेस टाइप की एक उसमें फीलिंग है उसके बारे में कि भाई मुझे उसके बारे में उसके लिए कुछ करना है। तो उससे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी कुछ भला हो, उसको वो पैसे दिया करता या कुछ और चीज़ें करके उसके दिमाग में ये चीज़ और इन्फोर्स होती है कि आदमी लड़की है, आदमी जो है ये अमीर आदमी है, क्योंकि उस भिखारी का भिखारी ने एक अमीर आदमी को मरने से बचाया, सुसाइड कर रहा था, उसको सुसाइड करने से बचाया। वो अमीर आदमी उस भिखारी को जिस समय वो नशे की हालत में होता है उस समय पहचानता है, जब नशा उतर जाता है तो वो पहचानना बंद करता है। इस तरह की चीज़ उसकी होती है लाइफ में। उसकी वजह से उसके पास पैसे आते हैं, वो पैसे उस गरीब जो फूल वाली लड़की है उसके ऊपर वो खर्च करता है। उसके बाद में उसको बहुत बड़ा पैसा मिल जाता है तो वो उसकी इलाज करने की तजवीज़ कर देता है, लेकिन उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है और ये जो भिखारी है वो कई सालों के लिए जेल में जाता है। जब वो जेल से वापस आता है तो वो लड़की जो है, जो भिखारी थी, जो फूल वाली लड़की थी, उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी, उसने जो पैसे दिए थे उससे अच्छे खासी दुकान बन गई थी उसकी, और उसकी आंखें मतलब ठीक हो गई थी, वो देख सकती थी। ठीक है, अब वो जो अपना भिखारी है ट्रैम्प, वो लड़की को देख सकता है, लड़की उसको देख सकती है, लेकिन वो पहचानती नहीं। जिस समय वो अंधी थी उस समय वो पहचानती थी, अब उसकी आंखें आ गई है लेकिन वो पहचान नहीं पा रही। तो ये उसकी जो ब्यूटी है स्टोरी की यहाँ पर है।
कि जब वो उसका स्पर्श होता है तो उस समय वो पहचानती है। तो ये जो है ये आपके मल्टीपल, जब आप मल्टी चैनल से जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, अलग अलग ढंग से जब आप सोचते हैं, तब आप में जो है वो यूरेका मोमेंट आता है। तो यूरेका मोमेंट कब आता है, क्यों आता है? इसलिए आता है, वो वही यूरेका है कि जो उस अंधी लड़की का है कि भाई मैं जिसको मैंने छू करके महसूस किया था, उसको मैं देख करके महसूस कर रही हूँ, या जिसको मैंने देखा है वो वही है जिसका मैंने स्पर्श देखा। तो ये वो यूरेका मोमेंट होता है। तो जब आप उस चीज़ को सवाल को आप सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद में जब आप देखते हैं कि अरे ये चीज़ तो मैंने BS इसमें पढ़ी थी, BSc में पढ़ी थी, ये चीज़ मैंने 10th में पढ़ी थी, तो आपको वो चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, आप उस चीज़ को आप ज़्यादा ये करते हैं, महसूस करते हैं, आपको लगता है ये चीज़ का तो ये सोल्यूशन होता है। तो ये क्यों होता है? ये जो यूरेका का जो लर्निंग बाय प्रेजेंट, व्हाई लर्निंग इज प्रेजेंट, दैट इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम डूइंग रिसर्च ऑन। तो ये इस तरह की मुझे लगा कि शायद हमारा दिमाग जो होता है ना, ये न्यूरॉन से बना हुआ है, इसमें बहुत सारे नर्वस नेटवर्क होते हैं, नर्व्स के नेटवर्क होते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि भाई मुझे SPT कॉलेज से KTK कॉलेज जाना है, मुझे एक ही रास्ता मालूम है, उस रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैं जा नहीं सकता। लेकिन अगर मुझे n नंबर ऑफ रास्ते मालूम है कि भाई ये रास्ता अगर ब्लॉक होगा ना, तो उस रास्ते से जा सकता हूँ, उस रास्ते से जा सकता हूँ, तीसरे रास्ते से जा सकता हूँ, तो आई विल बी कॉन्फिडेंट कि भाई ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम है ना, तो दूसरा रास्ता है ही ना अपने पास। तो व्हेन यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड देन यू रीइंफोर्स दोज नेटवर्क्स, आपके पास बहुत सारे नर्वस न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो ज़्यादा रीइंफोर्स होते हैं, अलग अलग नेटवर्क बन जाते हैं, और उस वजह से जो है आपकी लर्निंग बेटर हो जाती है और आप में जो है मास्टरी आ जाती है। तो ये उसकी ये चीज़ है। तो मैं मेन चीज़ तो बताना, मतलब मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि वो स्टोरी में चार्ली चैपलिन के पास चैलेंज ये था कि व्हाई वुड द ब्लाइंड गर्ल अंडरस्टैंड, और व्हाई शुड शी थिंक दैट दिस पर्सन इज ए रिच पर्सन। क्या करो, उसमें उसके दिमाग उसको सोच रहा था, उसके दिमाग में क्रिएटिव चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी कि किस तरह से हो सकता है ऐसा कि भाई ये लड़की जो है वो उसको, क्योंकि वो देख नहीं सकती, क्या उसने ऐसा क्या करना चाहिए कि जो उसके कैरेक्टर के से भी मैच खाए। इज ए बैड पर्सन, इज ए ट्रैम्प, जिसका न खाने पीने का ठिकाना है, न उसको ज़्यादा इंटेलिजेंस है, न कुछ है, और वो अपनी हरकतों से आपको हंसा रहा है। तो वो क्या, उसने सोल्यूशन ये सोचा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में लगाई, बहुत दिन उसमें वक्त गया, उसने ऐसा सोची, सिचुएशन ऐसे दिखाई कि न्यूयॉर्क की स्ट्रीट है, आपको यहाँ से वहाँ जाना है, और वो सारा रास्ता जो है वो कार से ब्लॉक हो गया है, बहुत ट्रैफिक आई हुई है। तो ये जो ट्रैम क्या करता है, इस गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, उस गाड़ी में से पास होता है, उस गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, दूसरी गाड़ी में से पास होता है, पैसेंजर सीट में से, ऐसे करते करते आखिरी गाड़ी जो होती है, उस बहुत सारे दरवाजे उसने खोले बंद किए हुए हैं, आखिरी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और जोर से बंद करता है, क्योंकि जल्दी में है ना वो, उस वजह से जल्दी से बंद करता है। तो ये जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रेड होता है, ये बहुत अमीर, जिसको गाड़ी की कुछ परवाह नहीं है, उसका ट्रेड होता है। तो ये कोई भी जो जिसको सिर्फ सुनना आता है, जिसको सिर्फ स्पर्श करना आता है, जो देख नहीं सकती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा क्लू है कि भाई ये आदमी वो है कि जो जिसको कि गाड़ी की कुछ कीमत ही नहीं है, और गाड़ी को इस तरह से बंद करता है जैसे कि वो भंगार पे बेचने वाला है। तो वो उसके दिमाग में ये आता है कि हाँ, ये बहुत अमीर आदमी होना चाहिए। तो वो एक फूल देती है उसको, और वो उसको फूल लेता है उसके हाथ से। तो ये उस तरह से उसकी स्टोरी बनाई है। तो ये जो है ना, ये गैप था, और उसको गैप को सॉल्व करने के लिए उसने इस तरह की ट्रिक यूज की। तो इसी तरह से आपके लाइफ में भी, even not only in mathematics, even in your life, there may be some patches where you may not be able to find a solution, but slowly and steadily, probably, if you give it time, maybe the solutions will come in your subconscious mind. आपका सबकॉन्शियस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम कर रहा होता है,
और एक और ट्रिक है जो ये होती है कि आप एक ही टाइम में दो चीज़ों का ये कीजिए, दो चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए। एक हमारी मिथ होती है, एक मैंने किताब पढ़ी जिसका नाम है एलन लैंगर नाम की प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उसकी किताब है माइंडफुल लर्निंग। उसने 7 ऐसी चीज़ें बताई है जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ये एजुकेशन में तो ये एजुकेशन इसी तरह से चलना चाहिए। वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट द थिंग, इस तरह से मत कीजिए। एक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एकाग्रता, कि एक ही चीज़ पे लगे रहो यार, उसको छोड़ो मत, इधर उधर कहाँ भटकते हो। तो एकाग्रता इज अ मिथ उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जैसे कि आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जब मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता था, दिन और रात वो उसके ऊपर काम करता था। कोई प्रॉब्लम है मान लीजिए उसकी, खाना पीना भूल जाता था, ये कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, उसके ऊपर सोचता था। तो जिस समय वो सोचता था उस समय वो वॉल्यूम बजाया करता था, सोचते समय वॉल्यूम बजाया करता। तो इसी के अगर आप एकाग्रता के बारे में बोलते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रॉब्लम यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन गेम। वॉल्यूम बजाने में आप ये कर रहे हो, जाया कर रहे हो, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन वो उसकी क्रिएटिविटी सबकॉन्शियस की एक्सरसाइज हो रही होती है। आपने आनंद फिल्म देखी है? तो उनके जो डायरेक्टर है ऋषिकेश मुखर्जी, उसके सेट में एक आदमी रहता था कि जो चेस खेलता था। उसको कुछ ना कुछ काम दिया जाता था, लेकिन उसका मेन काम होता था चेस खेलना। तो 2 शॉट्स के बीच में ये जो थे अपने ऋषिकेश मुखर्जी, वो चेस खेला करते थे, उस आदमी के साथ चेस खेलते थे। कभी कभी उसको कोई कीवी रोल भी दे दिया करते थे। तो वो चेस खेलते समय उनके दिमाग में 2 चीज़ें एट टाइम चलती थी। तो आप जो है, जिस समय आप अड़चन में हो, किसी मुसीबत में हो या कुछ आपके प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी जो सबकॉन्शियस है वो लगा हुआ होता है। आपको उसको सिर्फ कुछ देर देने वक्त देना पड़ता है। सो वी शुड एनकरेज क्रिएटिविटी एंड लेट अस सी हाउ। डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अभी मान लिया जाए मैं एलिमेंट्री का सवाल लेता हूँ। एलिमेंट्री का बच्चा है, उसको मैंने पूछा, मान लिया जाए कि आपके पास 15,000 रुपये है और आपने एक स्मार्टफोन खरीद लिया सैमसंग का 10,000 रुपये का, तो आपके पास कितने बच गए? तो ये लड़का कहेगा यार मेरे सिलेबस के बाहर है, क्योंकि मुझे हज़ारों की संख्या में तो ये करना मेरे सिलेबस की चीज़ नहीं है। और फिर सैमसंग वगैरह ये चीज़ें क्या पूछ रहे हो आप, मुझे नहीं आएगा ये चीज़, बराबर है कि नहीं? He will say that I will not know because it's not in my syllabus, मेरे सिलेबस की चीज़ नहीं है। तो ये क्यों सोचता है वो इस तरह से? वो क्या कर रहा है, वो पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, कॉन्टेक्स्ट देखा, उसको लगा कि ये चीज़ जो है सैमसंग ये हज़ार नहीं, मेरी बस की बात नहीं, 1000 सुनते को बोला नहीं मेरी बस की बात नहीं, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करने वाला। ओके, अगर मान लीजिए आपको कुछ और आपने ऐसे सवाल पूछे कि जिसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपको नहीं पता हो, तो आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में उलझ जाते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, कि एक चीज़ होती है सत्य, दूसरी चीज़ होती है माया। तो मैथमेटिक्स के संदर्भ में एक चीज़, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो होती है माया। मतलब अगेन डोंट मेक मी ए फिलोसोफर और समथिंग लाइक दैट, बट कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको सॉल्व करने के लिए लगती ही लगती है, और कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दी हुई होती है। अगर मैंने उसको 15 और 10 बोला होता, तो 15 में से 10 निकालो कितने बचते हैं, तो उसने 1 मिनट में जवाब दिया होता। लेकिन 1000 बोलता है, फिर सैमसंग बोलता है, तो वो चीज़ मैं सोचना ही नहीं चाहता। मैं जब बचपन में छोटा था, मेरे पड़ोस में एक लड़का था, उसको कुछ भी सवाल पूछो ना तो ज़्यादातर उसको जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन एक एक्सेप्शन था उसमें, कि अगर आप उसको रोटियों के बारे में पूछेंगे ना तो फट से जवाब दिया जाता। तेरे पास 15 रोटियाँ है और तूने 10 रोटी खा ली, तो कितनी रोटी बचे, फट से उसको आ जाता था चीज़ों। सो अभी मैं जब सोचता हूँ उन चीज़ों, उस समय हम लोग मुझे हंसते थे उस चीज़ को, लेकिन जब आज मैं सोचता हूँ उसके बारे में, तो ये होता है कि जब आप प्रोसेस करते हैं ना, तो आप में एक होता है कि रिलेट करना, और दूसरा होता है विश्वास करना।
अगर मैंने उसको बोला कि भाई आपके पास, उसको मतलब किसी और आदमी को, कि तेरे पास 10 रोटियाँ है और तुम्हें उसमें से तेरे पास 15 रोटी है और 10 रोटी खाई, वो कहेगा यार 10 तो रोटी मैं खाता नहीं, मैं तो 2 ही रोटी खाता हूँ। अगेन ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ही इज रिलेटिंग टू मच टू हिज एक्सपीरियंस, so he is not able to imagine that I am going to eat 10 rotis in one time. Okay? तो आप कितना उसमें घुसते हैं, जब आप सोचते हैं ना, you have to understand the problem, and when you understand the problem you have to realize it. Realize का मतलब क्या होता है? रियल बनाना। रियलाइज का मतलब जब आपके सोचने में वो रियल हो जाती है, तो आप कहेंगे यार 10 रोटी खाऊंगा तो मेरे पेट खराब हो जाएगा, खा ही नहीं सकता। तो उसको आपको विजुअलाइजेशन भी करना होता है, तो ये भी दिमाग में एट द सेम टाइम रखना होता है कि ये विजुअलाइजेशन है, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो ये जो द्वंद्व होता है ना, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आती। कोई चीज़ ऐसी, जैसे हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अगर आपको वैसे देखा जाए तो न्यूमेरिकल में मैथमेटिक्स या अलजेब्रा जो तो होता ही नहीं है, लेकिन उसमें जो गार्बेज होता है, उसमें जो जार्गम होता है, वो समझने के बाद उसको विजुअलाइज करना, वो चीज़ उसकी सही चीज़ होती है। तो ये एक बात है कि भाई यू हैव टू विजुअलाइज इट एंड यू हैव टू सी दैट द कॉन्टेक्स्ट इज अंडरस्टूड। अगर वो कॉन्टेक्स्ट अगर अंडरस्टूड होगा तो वो लड़का उत्तर दे पाएगा। जैसे मैंने बताया तो कि भाई 15 रोटियाँ हैं, तो आपको जो है, जैसे मैंने इस स्लाइड में लिखा कि भैया आपके पास 15 रोटी है, 10 रोटी आपने भिखारी को दे दी, तो आपके पास कितनी रोटी बच गई है? और वो बोलेगा नहीं मेरे पिताजी ने तो बोला है भीख भीख नहीं देनी चाहिए, वो भिखारी खड़ा हो जाता है उससे, तो वो नहीं सॉल्व करेगा फिर से। जब मैं 11वीं 12वीं में था, तो मेरे साथ में एक मेरा सहपाठी था, जिसके पिताजी ने उसको बचपन में बहुत जोर का तमाशा मारा था, जो उसकी पिटाई की थी कि वो कभी ताश खेल रहा था, तो कहीं जुआ नहीं खेल रहा था, ताश ही खेल रहा था। उसके पिताजी को ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो लड़का ताश खेलता है ना, वो एक दिन जुआ खेलेगा, एक दिन जुआ खेलेगा तो हार जाएगा और उसका दिन खराब हो जाएगा। महाभारत को ज़्यादा सीरियस ले लिया था। तो उसको जो है ना, वो जब ताश के ऊपर कोई चीज़ आती तो उसको बचपन का चाटा याद आता था। सो ही उसको जब अभी हम लोगों के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो उसके बहुत सवाल होते हैं। ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसमें से कितने पत्ते लाल रंग के होते हैं, कितने पत्ते काले रंग के होते हैं, कितनी रानी होती है, कितने गुलाब होता है। तो ये जिसको इसके बारे में ये होगा, कॉन्टेक्स्ट अगर जिसके लिए भयानक होगा, वो ये सवाल नहीं पूछ पाता। तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में हम तो, मैंने छोटे बच्चों को बहुत कम पढ़ाया होगा, लेकिन मैं कुछ पढ़ा हूँ या कुछ सीखा हूँ। मुझे एज ए लर्नर, एज ए स्टूडेंट मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, और मैंने जो थोड़े बहुत लोग देखे हुए हैं उस हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है कि पिक्चर्स का यूज़ कीजिए। जैसे मान लिया जाए आपको ये सवाल पूछता था, आपको ये एक सवाल मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल करके, छोटे बच्चों का सवाल है, जिसमें आपको ये बताना है कि वे नेगेटिव नंबर को किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि भाई आपके पास रोज 7 रोटी मिल रही है आपको किसी जरिए से, बच्चा है उसको रोटी समझ में आती है इसलिए रोटी बोल रहा हूँ, तो आपको 7 रोटी रोज मिल रही है, क्या आपको 7 रोटी मिल गई, और आपने जो है किसी आपके दोस्त को बोला था कि भाई मैं तेरे को 10 रोटी देना है, मैं तुझे 10 रोटी कुछ भी करूँगा, मैं भूखा रह जाऊँगा लेकिन तुझे 10 रोटी दूंगा, ऐसा बोला है आपने। तो आपके पास 7 ही रोटी है और आपको देनी है 10 रोटी, तो ये 7 रोटी आप पहले एक कागज़ पे 7 रोटियाँ जो है उसकी अगर आप तस्वीर बनाएंगे और उसको काट के रखेंगे तो वो इवन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, 10 बनाएंगे, ऐसा नहीं कि भाई आप 10 अलग अलग अपने जो भी है 7 रोटी आपने रोटियों पे चित्र बनाए हैं और उसने कहा, उसके ऊपर आपने क्रॉस के निशान लगा दिया कि भाई ये रोटी तेरी नहीं रहेगी, आप स्टूडेंट उसको दे दी है, लेकिन सिर्फ दिखने के लिए यहाँ पर तेरे सामने लिखे। तो कितनी रोटी बची तेरे पास? तो भाई ये 7 निकल गई, इसका मतलब, और लेकिन तुझे देनी है 10 रोटी, तो ये जो 3 रोटी है 10 में से जो 7 बच गई, 7 आपने दे दी लेकिन 3 अभी देनी बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, तेरे ऊपर 3 का
उधार हो गया है। पहले तेरे पास 10 का उधार था, अभी तेरे पास 3 रोटी का ही उधार रह गया। तो ये इस तरह के जब आप बताएंगे ना कि अगली बार जब तेरे को रोटी मिलेंगे ना, उसमें से 3 रोटी तो उसकी हक की है, वो तेरे हक की नहीं है, तेरे पास दे रहने वाली है, वो उसी को जाने वाली है। ये जब आप बताते हैं ना, तो उसको ये कर्जा होता है, ऋण होता है, या उधारी होती है, या ये चीज़ें भी जो उसकी लाइफ में महत्वपूर्ण होने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये चीज़ें भी उसको समझ में आएगी। तो मुझे जब मैं बच्चा था, मुझे मेरे टीचर्स ने इसी तरह बताया था कि भाई ऐसा होता है कि ऋण, हिंदी में बोलते हैं उसको ऋण, धन और ऋण, प्लस और माइनस को हमारे ज़माने में, अब शायद बदल ही गया हो, उसको में धन और ऋण बोलते हैं। ऋण का मतलब होता है घाटा या उधारी, या मतलब जैसे जिसको कर्जा बोलते हैं हम लोग। तो ऋण है मतलब ये कर्जा है तुम्हारा, ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, ये जैसे बिलोंग टू यू, अगर तुम्हारे पास भी होगी तो भी तुम्हारी नहीं है। अभी मान लिया जाए तीसरे दिन उसको और रोटियां मिल गई, 7 रोटी और मिल गई। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जरा इसका प्रॉब्लम है, ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है। तो अभी 3, उसको फिर से 7 रोटी मिल गई, तो 3 रोटी तो उसके दोस्त को जाने वाली थी, तो उसके बच कितनी गई, इतनी बच गई, तो 4 बच गई। तो इसका मतलब ये 4 जो है ये बैलेंस हो गया। मैं फास्ट जा मतलब स्लो जा रहा हूँ या क्या? ठीक है, हाँ, ओके 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 ओके, बोलते बोलते टाइम निकल गया, ठीक है, यस। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ। ये फ्रैक्शंस कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में है थोड़ा, कि आप इस तरह से जो है आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं, और इस तरह से आप सिखा सकते हैं। उसके बाद जियोजेब्रा का यूज़ करके हमने 5/7 और 3/4 अगर करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, उसकी ये दी हुई थी। तो आप देख लीजिए उसको। हायर जगह पर जो है आप ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ का इस्तेमाल करके आप साइन, कॉस, टैन, इनको अगर आप विदाउट मगिंग का, बहुत मेमोराइज न करते हुए भी आप इसको सीख सकते हैं। और मैंने ये जो बीच की जो गर्मियों की छुट्टी थी, उस समय मैंने हॉबी क्लास में एक लेक्चर दिया था 1 घंटे का, वो भी आप देखिए। उससे भी आपको इसको ज्योमेट्री के टूल्स किस तरह से यूज़ किया जाता है, ज्योमेट्री को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। डिफिकल्ट कंसेप्ट जैसे मान लिया जाए इमेजिनरी नंबर है, नेगेटिव नंबर है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। पिछले साल जो ये अपनी जो वर्कशॉप हुई थी, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था। मैंने इसको एक्सेल शीट में इसको लिया था, और उसमें जो है 2 कार हैं जो जिनका एक्सेलरेशन मालूम है, जिनकी वेलोसिटी मालूम है, जिनकी इनिशियल पोजीशन मालूम है, ये चीज़ें मालूम है, तो आप किस तरह से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके इस पॉइंट पे वो कारें जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इसके बारे में हमने ग्राफिक्स बना के दिया था। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि आप इक्वेशन बना करके S=UV+12 यूज़ करके आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इससे आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट जो है ये खुद को भी समझ में आएगी और आप बच्चों को भी समझ लगेगी। लेकिन मैं अभी अपने पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर से मैंने बताया जैसे कि ये जो चीज़ें हैं, जो आपके फिलॉसफी ऑफ साइंस के बारे में आपके सिलेबस के आखिर में, NCERT की किताबों के आखिर में जो दी गई है, उसका भी आप यूज़ कीजिए। और बच्चों को लॉजिक क्या होती है या किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आप उनको बता सकते हैं। तो अभी वक्त कम है, ज़्यादा वक्त हमने थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा ये हो गया। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अटेंटिवली सुना। थैंक यू सो मच। बस हमने पुढचे वक्त आलेले आहेत। धन्यवाद सर। खरं तर सरांबरोबर म्हणजे आम्ही स्टुडंट म्हणून PhD करताना एक बरेचसे प्रॉब्लेम्स बनवलेले आहेत. त्यातलं एक छोटंसं उदाहरण देतो. डॉक्टर राखे सरांनी कुरिअर सिरीज सरांच्या गाडीने एक प्रोग्राम बनवला, आणि
आणि त्याचं पुणे युनिव्हर्सिटीला 2017 साली फर्स्ट प्राईज मिळालेलं आहे. तर या जोडीचे प्रॉब्लेम अगदी सहजरित्या सरांकडनं आम्ही शिकलेलो आहोत. अजून एक थोडंसं उदाहरण देतो. तर त्याच्या आधी उगावकर मॅडम आणि कर्तबाजी मॅडम तुम्ही जस्ट हे लावायला लागा, म्हणजे तर त्यांना 1-2 मिनिटं वेळ आहे, तर त्यामुळे आपण सांगू. दुसरं एक उदाहरण म्हणजे डॉक्टर शेवाळे सर धुळ्यावरनं खास सरांना भेटायला इथे आलेले आहेत. ते सरांचे स्टुडंट आहेत. तर ते आता मला म्हटले आणि ऑलिम्पियाडची 1-2 मिनिटात ते माहिती सांगतील. मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो 1-2 मिनिटात माहिती सांगावी. तोपर्यंत केमिस्ट्रीचं आपल्याला जाऊ शकतो. धन्यवाद सर. मी अचानकच प्रवेश केला आणि 2 मिनिटं मागितले. सरांना भेटायला आलोय. पण मित्र 2 मिनिटं जर शांत बसला तर एक मोठं काम आहे. अत्यंत चांगला ग्रुप इथं प्रशिक्षणासाठी उपस्थित आहे. मी माझी थोडक्यात ओळख करून देतो. सरांनी सांगितलं सरांचा स्टुडंट आहे. आम्ही धुळ्यातल्या जय हिंद महाविद्यालयात भौतिकशास्त्र विषय शिकवला. 2020 मध्ये सेवानिवृत्त झालो. 1987ला ऑलिम्पियाड फिजिक्सचं सुरू झालं. तेव्हापासून आज तागायत त्याच्यामध्ये पूर्णपणे इन्व्हॉल्व आहे. सध्या मी IIPTचं जे रिजनल काउन्सिल आहे महाराष्ट्र त्याचा प्रेसिडेंट पण आहे. या निमित्ताने फक्त एकच आवाहन करायचं आहे सगळ्या शिक्षकांना, सगळ्या शिक्षक बंधू-भगिनींना की ऑलिम्पियाडच्या परीक्षा ह्या 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी आणि पुढे ग्रॅज्युएट फिजिक्स एक्झाम आहे. फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर तिन्ही लेवल्सला घेतल्या जातात. तुम्ही कुठल्याही क्लासमध्ये असाल, माझा फक्त नंबर नोट करून घ्या. 94239 16066 94239 16066. तर त्याचं जर किट हवं असेल अलॉंग विथ पोस्टर अँड ऑल डिटेल्स, कारण ते आता रिलीज झालेले आहे, तर ते मी तुमच्या पत्त्यावरती घरपोच तुमच्यापर्यंत पाठवून देईल. त्याच्यामध्ये पोस्टर असेल, फॉर्म असेल, हाऊ टू रजिस्टर द सेंटर ऑनलाईन, सगळे डिटेल्स असतील. तुमच्या स्कूलमध्ये तुम्ही अगदी 5 मुलं असतील तरी सुद्धा सेंटर सुरू करू शकता. खरं तर त्या पॉम्पलेटवरती लिहिलेलं असेल 20, परंतु आमचे जे सेंटर कोऑर्डिनेटर आहेत त्यांनी ज्यावेळेस IIPTचं कन्व्हेन्शन झालं पुण्याला, त्यांनी सांगितलं की अगदी 5 मुलं असले तरी आपण सेंटर देऊया. अवलापूरकर सर होते तेव्हा, जानकर सरांनी बघितलं की देतो सर, मी तुम्हाला विचारायला वेळ. तर हे सगळी माहिती त्याच्यामध्ये असेल. 8वी 9वी 10वीला जी परीक्षा होते त्याला नॅशनल स्टँडर्ड एक्झाम ज्युनियर सायन्स असं म्हटलं जातं. ते ज्युनियर सायन्सचं इंटरनॅशनल ऑलिम्पियाडला लीड करते. 11वी 12वीचं जे आहे ते ज्युनियर कॉलेज लेवलला आहे. त्या परीक्षेचं नाव असतं नॅशनल स्टँडर्ड एक्झामिनेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ॲस्ट्रॉनॉमी. हे चारही परीक्षा IIPTच्या अंडर होतात. मॅथमॅटिक्सचे वेगळं ऑर्गनायझेशन आहे, ते कंडक्ट करतं. आणि ग्रॅज्युएटचं नाव आहे नॅशनल ग्रॅज्युएट फिजिक्स एक्झाम. ती फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयरचा कुठलाही विद्यार्थी जो मॅथमॅटिक्स फिजिक्स बॅकग्राऊंडचा आहे तो बसू शकतो. आणि त्याची सगळी एकंदरीतच माहिती मिळेल. आता जे पॉम्पलेट मिळेल त्याच्यामध्ये फक्त NSEP CBA किंवा NSCJS यांचीच माहिती असेल. ग्रॅज्युएशनचं सावकाश जे माहिती ते येईल, त्याचं नोटिफिकेशन त्यावेळेस मी तुम्हाला ते देईल. तर तुम्ही मला फोन करून विचारू शकतात काही माहिती कोणत्याही वेळी, कारण मी सर मग त्या ग्रुपमध्ये मी सरांना पाठवेल. ते ग्रुपवरती टाकून देतील. इव्हन सॉफ्ट कॉपी पण अवेलेबल आहे. ते पॉम्पलेट तुम्ही जरा नीट वाचा. आणि कारण 45 फेक ऑलिम्पियाड भारतामध्ये घेतले जातात. अत्यंत सगळं डुप्लिकेट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. परंतु हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर येणारे फक्त हे एकमेव ऑलिम्पियाड आहे ज्याचे एकदा का तुम्ही ती 3.5 आता 300 रुपये फी वाटतं. ती एकदा 300 रुपये फी त्या मुलाने भरली का तुम्ही इंटरनॅशनल पर्यंत जाता. I also worked as a jury member for the International Physics Olympiad at Mumbai. That was the first and the only Olympiad held in India. ते 46th Olympiad होतं 2015ला. तिथं मी त्या इंटरनॅशनल फिजिक्स ऑलिम्पियाडच्या ज्युरी टीम मध्ये पण होतो. तर त्याची पण डिटेल माहिती तुम्हाला सांगेल की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती आपले 5-5 टॉपर जेव्हा जातात प्रत्येक देशाचे, आणि असे 82 देशातले टॉपर्स तिथे आले होते, तर त्याची परीक्षा कशी होत असेल. अगदी सगळा एक वेगळाच अनुभव होता तो. महिनाभर ट्रेनिंग, महिनाभर त्याच्यानंतर परीक्षा, ते सगळं, आणि तो सगळा एक वेगळा अनुभव आहे. कधी तुम्हाला संधी मिळाली की तुम्ही मला इन्व्हाइट करू शकतात. मी कुठलेही पैसे चार्ज करणार, येऊन मी भाडंही तुमच्याकडनं मागणार नाही. फ्री तुमच्याकडे येऊन सांगेन ती माहिती. कारण IIPTच्या माध्यमातून आम्ही अनेक सेंटर्स सुरू केलेत आता गेल्या 2 वर्षामध्ये. इव्हन आम्ही सवारशी पण फॉर्म केलेत. मराठवाडा पण झालं, विदर्भ पण झाला, आता फक्त उत्तर महाराष्ट्र राहिले. आणि सवारशी फॉर्म करताना नुसते रिजन वाईज होते, पुणे फक्त पुणे, मुंबई फक्त मुंबई, असं न करता अलाइड जे आता त्याला रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट आहेत ते पण इन्व्हॉल्व केलेले.
हां सर विचारा तुम्ही, कारण मला सरांनी 2च मिनिटं दिलं होतं, मी वेळ घेऊ इच्छित नाही. Anything for primary, sir? Not at all. For 8, 9, 10 and onwards. प्रायमरी आणि त्या हायस्कूलला तर मी खूप काम करतो. मी आता सध्याची चालू आहे, शनिवारी विज्ञानवारी आमचं सुरू आहे. मी टीम घेऊन आलो 20 स्टुडंटची, युवा विज्ञान प्रसारकांची. ते ट्रेनिंग चालू आहे आमचं आज आणि उद्या. ते मग स्कूल्समध्ये जाऊन आम्ही ते प्रोग्राम्स करतो. ते पण सुरू आहे, त्याच्याविषयी तुम्ही विचारू शकता. मी नंतर मराठी विज्ञान परिषद धुळे विभागात मी कार्यभार आहे. मला 2 वेळा उत्कृष्ट विभाग पुरस्कारही मिळालेला आहे सगळ्या विभागांना. तो एक वेगळा भाग आहे, आता तो वेळ नाही इथं सांगायला. हां सर काहीतरी विचारतो. ग्रुपमध्ये ऍड करायचं. हां सरांना आपण ग्रुपमध्ये ऍड करून घेऊ. डिटेल्स माझ्या घरी पहिल्यांदाच वेगळं केलं. सायन्स फोरमचा वेगळाच प्रोग्राम आहे, तर तुम्ही सरांना भेटायला जाऊ. सरांविषयी